another video of Economics and Tips। इकोनॉमिक्स और टिप्स की अगली वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं लिबरलाइजेशन के बाकी 4 तरीके के सेक्टर्स के बारे में। एक सेक्टर आप लोगों ने पढ़ लिया, थोड़ा समय पहले पढ़ा था, उसके लिए आई एम सो सॉरी भाई साहब, कहीं अटके हुए थे। तो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़ लिया, खत्म कर दिया। आज अपन बाकी 4 तरीके के सेक्टर्स के अंदर किस प्रकार से सरकार ने लिबरलाइजेशन किया है इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो पहले भाई साहब वो व्यक्ति जो नए नए उठे हैं, जिन लोगों ने सोचा है कि भाई अब तो पढ़ लो, उन लोगों के लिए सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आसानी से काम करना, यानी कि छूट दे देना, थोड़ा सा लिबरल कर दे, थोड़ा सा आसान कर दे कि चलो तू भी कर ले ना, ये कहलाता है लिबरलाइजेशन। तो बेटा अपन ने एक सेक्टर पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब 4 सेक्टरों के बारे में और अपन बात करने वाले हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर आता है, टैक्स रिलेटेड आता है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आता है, और भी 1-2 सेक्टर और है जिनके बारे में अपन डिटेलिंग करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, एक छोटा सा धन्यवाद आप लोगों को देता हूं, क्योंकि आपने और मैंने मिलकर कॉमर्स की आर्मी को सबसे बड़ा बना दिया। हमने कहा था आज से 2 महीने पहले, मैंने एक सपना देखा था कि भाई साहब जब कॉमर्स वाले हैं ना अपनी पे उतर के आएंगे ना तो तहलका मचा देंगे। आज उस तहलके को हमने साकार करके दिखाया, मेरे सपने को हमने साकार करके दिखाया। आप लोगों की मदद से हम इंडिया में सबसे ऊपर चले गए हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कॉमर्स आर्मी हम यहां पर बनाने जा रहे हैं, इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर सबसे ऊपर आपकी बदौलत हम हैं। और सिर्फ मेरे होने से कुछ नहीं होता, हमारे साथ साथ हमारी जो टीम है वो भी टॉप 10 के अंदर आती जा रही है। और आप और मैं मिलकर इस पूरे के पूरे भारत को समझा देंगे कि भाई साहब साइंस वालों के साथ तो आप बहुत चल लिए, अब बारी कॉमर्स वाले की है। मेरे थ्रू और मेरी पूरी टीम के थ्रू अगर लाइव लेसन आप लोगों को पढ़ ले हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे ऊपर आपको ये सारी फैसिलिटी मिलती है, जहां पर आप मेरे से और मेरे सारी जो हमारी पूरी की पूरी टीम है ना उनके साथ मिलकर लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव पोल्स के थ्रू आंसर कर सकते हैं, लीडर बोर्ड में अपनी रैंकिंग पता कर सकते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहां पर मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज आपकी होती है, आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा प्लेटफॉर्म आप लोगों को लाइव इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्योंकि देखो रिकॉर्डेड सेशंस तो आपके YouTube पर अवेलेबल है, पर जब लाइव की बात आती है तो एक अलग से एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप फटाफट से अनअकैडमी में जाइए, कक्षा 12वीं सिलेक्ट करें और यहां पर गौरव जी जो मेरा कोड है उसको लगा के अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पाएं। ये कोड आपको 10% ऑफ तो देता है, पर इसके साथ साथ ये आपको इंडिया की सबसे बड़ी नो डाउट आर्मी के अंदर इकट्ठा करता है, जहां के हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि बेटा ले ले, मतलब फोड़ दे, मतलब तोड़ दे, जिसका सपना होता है कि अखबार में फ्रंट पेज पे जिस दिन रिजल्ट आए ना उसकी फोटो लगी, ओए होए होए होए, क्या खुशी मिलती है दिल को। तो वो सपना वाला ये इस कोड के थ्रू हम मिलता है। जितने भी कॉमर्स के बच्चे बेटा गौरव जी का आप कोड लगा के 10% ऑफ पाएंगे और इस नो डाउट आर्मी के अंदर सबसे पहले आ जाएंगे। चलिए तो बेटा अपन बात करने वाले हैं यहां पर आपके लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। लिबरलाइजेशन अपन लोगों ने पढ़ लिया ना, पहले ही अपन लोगों ने लिबरलाइजेशन देख लिया, पिछली वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। अपन ने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़ लिया कि इंडस्ट्रीज किस प्रकार से बदली, ठीक है। अब यहां पर अपन दूसरा पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब फाइनेंशियल सेक्टर मतलब मनी रिलेटेड, और बेसिकली जब देखो जब पैसे की बात आती है ना तो पैसा किसके पास रखा है? पैसा रखा है बैंक के पास। इसको याद करने का तरीका होता है, हम लोग भूल जाते हैं सर फाइनेंशियल के अंदर क्या क्या आता है। देखो कैसे मजे से याद होता है। देखो मैं पता है कैसे याद करता था, मेरी भी फटती थी यार जब हम बोर्ड एग्जाम देते थे ना, इतनी सारी चीजें कैसे याद रखें, तो हम हर चीज का एक शॉर्टकट निकालते थे। कॉमर्स वाले तो थे, कॉमर्स वाले जुगाड़ू होते हैं, तो हम क्या जुगाड़ करते थे? फाइनेंशियल मींस मनी। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली हम रोकड़े की बात करते हैं, तो रोकड़ा किसके पास रखा रहता है? बैंकों के पास रखा रहता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में बेसिकली आपके बैंक रिलेटेड सारी की सारी चीजें यहां पर आने वाली है। सबसे पहला जो काम किया गया हमारी सरकार के द्वारा, देखो सरकार ने ये देख लिया जब तक सरकार करेगी तब तक बिल्कुल भी असरदार नहीं होगा, जब तक सरकार काम करेगी जब तक बिल्कुल भी असरदार काम नहीं होगा। तो सरकार ने क्या बोला? प्राइवेट को लाओ। सरकार ने बोला कि अब तक जितने भी बैंक थे वो सारे गवर्नमेंट थे, उनको चलाती भी सरकार थी, उनको रेगुलेट भी सरकार करती थी। अब सरकार ने परमिशन दे दी कि बेटा प्राइवेट सेक्टर बैंक खोल दिए जाए। 1991 सरकार की फट गई थी। सरकार ने क्या बोला? भाई प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है ना वो खोल दो। जैसे ही आप प्राइवेट सेक्टर बैंक खोलो, प्राइवेट क्या करता है? भागा भागा काम करता है। कैसे काम करता है बेटा? भागा भागा काम करता है। अब जब प्राइवेट भागा भागा काम करेगा तो ऑटोमेटिकली सारा काम सिस्टमैटिक वे में होगा, किसी को फोकट की तनख्वाह नहीं मिलेगी, सब सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे। तो जब सब व्यक्ति सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, माइक्रो इकोनॉमिक्स याद आ गई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने लग जाएगा। तो सरकार ने पहली बार प्राइवेट सेक्टर बैंक को एस्टेब्लिशमेंट की
छूट दे दी, बोल दिया अब आप जाके प्राइवेट सेक्टर बैंक खोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर बैंक विल नाउ बी एबल टू ओपन अप अ बैंक इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड, मतलब भारत का जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बाहर भी खुल सकता है। द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी इज टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन। अब भाई आप कब तक काम नहीं करते, मैं आपको बोलूं भाई कब तक नहीं पढ़ोगे, बोले सर जब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक एग्जाम नहीं आ जाएंगे। और एग्जाम में भी हम क्यों पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे जो साथ वाला व्यक्ति है वो पढ़ रहा है यार। अगर हमारे आसपास एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो कि पढ़ रहा हो तो क्या होगा, क्या होगा, हम नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुना है ना कि आप अपनी सराउंडिंग का एवरेज होते हैं। क्या होते हैं, आप अपनी सराउंडिंग का एवरेज होते हैं। आपकी जैसी सराउंडिंग है ना उसका एक एवरेज एस्टिमेट निकाल लो, वो आपकी काम की चीज होगी, यानी कि वो होंगे आप। तो यहां पर अगर आपके आसपास के लोग नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो आप भी नहीं पढ़ोगे। अगर आसपास के लोग नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो बेसिकली यहां पर सरकार ने क्या बोला कि हम कंपटीशन को बूस्ट करेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर बैंक को लेकर आ जाएंगे। इसकी बदौलत क्या होगा, सरकारी लोग बोलेंगे भाई साहब प्राइवेट आ गया, अब तो सब इसके पास जा रहे हैं, मैं भी चलता हूं, मैं भी बढ़ता हूं, मैं भी काम करता हूं, तो काम हो जाएगा। वही कहानी है ना कि बेटा कुछ नहीं करा, अब एंड मोमेंट पे आ जाते हैं, हम करेंगे, वही वाली कहानी यहां पर आ जाती है। आ जाओ यहां पर, तो यहां पर क्या करा, कॉम्पिटिशन बूस्टअप करने के लिए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर बैंक को लेके आ गए। क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गया, अब क्या करेगा, प्राइवेट अपना काम करेगा। जब प्राइवेट अपना काम करेगा तो इंटरेस्ट रेट जो होगी ना बेटा वो कम हो जाएगी, और क्वालिटी ऑफ सर्विस जो प्रोवाइड की जाएगी ना वो बिल्कुल अल्टीमेट होगी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी यहां पर। ठीक है, अगला काम क्या किया, अगला काम ये था कि सरकार के दिमाग में एक बात आई कि भैया हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, हमारे जो बैंक है ना वो बढ़ क्यों नहीं रहे। वाई, सरकार ने सोचा भाई साहब इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि हम उसको ज्यादा ही प्रेशराइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम उसको ज्यादा ही प्रेशराइज कर रहे हैं, हम हर बात में उंगली, हर बात में परेशानी, हर बात में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तुझे ये करना है परमिशन ले, तुझे वो करना है परमिशन ले। तो क्या सोचा, बोले परमिशन किसके थ्रू ली जा रही है, आरबीआई को बोले तेरा, हाँ साहब बोलो, बोले आज से आप बैंकों को चलाओगे नहीं, बैंकों की मदद करोगे। क्या बोला, वापस से सुनना, आप बैंकों को चलाओगे नहीं, बैंकों की मदद करोगे। यानी कि सरकार ने क्या किया, आरबीआई के रोल को रेगुलेटर से हटा के फैसिलिटेटर कर दिया। पहले आरबीआई चलाती थी, भाई ब्याज दर कितनी होगी मैं बताऊंगा, किसको रखना है मैं बताऊंगा, किसको हटाना है मैं बताऊंगा, कैसे काम चलाना है मैं बताऊंगा, कौन सा पेपर वर्क करना है मैं बताऊंगा। बोले इतना सारा काम तू बता ले तो तू ही कर ले, इतना सारा काम जब तू ही बता रहा है तो तू ही कर ले, मैं क्या पैसे घर डलाया तो मैं ड्रीम 11 पे टीम बना लेता हूं भाई साहब। ठीक है, तो अब क्या बोला, बोले रुक ऐसा नहीं चलेगा, बोले तू हट, इसको करने दे, जैसा कर रहा है करने दे, मर रहा है मरने दे, जब इसको आवश्यकता पड़ेगी तब तू इसकी मदद करना, वरना जब ये खुद तुझे बुलाएगा तब तू उसके पास जाएगा, जब तक खुद नहीं बुलाएगा तब तक पीछे बैठे बैठे ताली बजाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहां पर क्या करा, यहां पर हमारी सरकार ने आरबीआई को क्या बना दिया, फैसिलिटेटर बना दिया। फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, ये वर्ड लिखना पेपर में, नंबर मिलेंगे बहुत बढ़िया। क्या, आरबीआई, द रोल ऑफ आरबीआई नाउ चेंज फ्रॉम रेगुलेटर टू facilitator in financial sector. It means financial sector can take decision on many matters without consulting from RBI. यहां पर RBI से पूछे बिना भी कुछ डिसीजन लिए जा सकते हैं, बहुत आराम से वो लोग डिसीजन ले सकते हैं। अब क्या हुआ, डिसीजन की थोड़ी सी फ्रीडम मिल गई, अब मैं अपनी इच्छा से कर सकता हूं। घर वाले अगर तुम्हें बोल दें भाई 95% लाने, ठीक है भाई सब ले आएंगे। अब नहीं इसको ऐसे पढ़, नहीं रुक अभी 10 मिनट हैं, 10 मिनट बाद पढ़ना शुरू कर। अभी वो कैसे उठ गया तू, अभी 10 मिनट और बैठ फिर पढ़ियो, ठीक है। अच्छा अकाउंटेंसी दे क्वेश्चन 12, नहीं 13 मिनट में कैसे हो रहा है, 12 में दे रैपट, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओ। क्यों नहीं पढ़ पाओगे भाई, इतना प्रेशराइज कर दिया कि भाई साहब तू मेरे ही तरीके से चल, आजकल होता है ना, तू मेरे ही तरीके से चल, मैं ही बताऊंगा कौन सा चैप्टर, मैं ही बताऊंगा कौन सी किताब, मैं ही बताऊंगा कि कौन सा लाइन पढ़नी, मैं ही बताऊंगा। अरे तू ही कर लेना, फिर मैं घर चला जाता हूं, तू ही कर ले, मैं घर चला जाता हूं। पढ़ना हमारा बोर्ड थोड़ी है, बोर्ड तो सामने वाले का, वही बता देगा हमें क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, शून्य आएगा। कितना आएगा, शून्य आएगा। नंबर कैसा आएगा, नंबर आएगा जब मैं पीछे बैठा हूं, तू चला पढ़, कोई दिक्कत है मैं हूं, कोई दिक्कत है मैं हूं। जब तक दिक्कत नहीं तब तक अपने हिसाब से चला, क्या होगा, बंदा जल्दी सीखेगा, बहुत जल्दी सीखेगा। समझ में आ गई। अगर बच्चे को
बचपन से लेकर बुढ़ापे तक घुटने के बल ही चलना सिखाया जाए तो भले ही उसकी उम्र 70 हो जाए, वो घुटने के बल ही चलेगा। उसको खड़े होने का मौका तो दो। जब तक उसको खड़े होने का मौका नहीं दोगे कैसे चलेगा मुन्ना। तो यहां पर हमारे आरबीआई को क्या बोला, बोले तू हट जा, अब इसका हाथ मत पकड़, छोड़ दे इसको, अपने आप चलने दे इसको। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिरेगा तो तू संभाल लियो, पर जब तक नहीं गिरता तू हाथ नहीं लगाएगा इसको। तो यहां पर क्या कर दिया, आरबीआई को बोला कि तू पीछे हट जा। अब बैंक अपनी इच्छा से सारे काम करने लग गए। जब बैंक अपनी इच्छा से सारे काम करने लग गए तो बैंक को मजे आने लग गए। बोले यार ये अच्छी चीज है फेस की आंख, मैं तो आराम से काम कर सकता हूं, मैं तो ये भी कर सकता हूं, मैं तो वो भी कर सकता हूं, मैं तो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकता हूं, मैं तो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकता हूं। समझ में आने लग गया, नंबर आने लग गए। अगला काम जो किया वो ये था कि आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट कौन सी वाली, जो बैंक में होता है, मतलब बैंक में किसी और बैंक में पैसा डालना, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है जो कि आपके बैंक के अंदर पैसा डाल रहा है। अब क्या था, पहले लिमिट कम थी, मान लेते 30% थी, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, 30% 40% थी। तो फॉर एग्जांपल मान लो हर कंपनी के पास ना 100% शेयर होते हैं। कितने होते हैं बेटा, ये तो बचपन में पता पड़ा होगा अपन ने। मान लो कंपनी की जो ओनरशिप है वो कितनी है, 100 शेयर के बराबर है। अगर आप इसके 30% ओनर बन भी गए तो 70% तो कोई और है, चलेगी किसकी, 30 वाले की, 70 वाले की, 70 वाले की चलेगी ना ऑटोमेटिकली। तो बाहर से जो लोग थे जो कि 30% लगाते थे वो लगाने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, बोले पैसा भी जा रहा है और फिर अपनी चल भी नहीं रही है तो काय को पैसा लगाएं। तो यहां पर उन्होंने सोचा, हमारे मनमोहन सिंह जी ने सोचा, बोले ऐसे नहीं होगा काम। बोले क्या करो फिर, बोले एक काम करो, हमारी जो इस लिमिट है इस लिमिट को बूस्टअप कर दो। बोले 51% तक। अब आपकी इच्छा है तो 30 लगाओ, आपकी इच्छा है 20 लगाओ, आपकी इच्छा पूरे 51 लगाओ। इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दिया, यानी कि आप बाहर से अगर मेरी बैंकों के अंदर पैसा लगाते तो आप 51% तक के शेयर होल्डिंग कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, सामने वाली पार्टी जो है उसके बाद 49% बचा। अब इनको दिख रहा है मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स कौन है, जिन्होंने पैसा लगाया। बोले अब हम अपनी चला सकते हैं। तो यहां पर क्या किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक वाज इंक्रीज अप टू 51%। 51% कर दिया गया, मतलब अप टू 51। जरूरी नहीं कि आप 50% लगाओ, आपकी इच्छा है 30 लगाओ, 20 लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाओ, पर 51% तक की जो स्टेक होल्डिंग है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो सकती है। इससे क्या हुआ, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको लालच आया। बोले भाई साहब अब खेल कर सकते हैं हम यहां पर। समझ में आ गई मेरी बात, बहुत अच्छी बात है। अगला काम जो किया वो था ईज ऑफ एक्सपेंशन। अपन ने पहले पढ़ लिया कि भाई साहब हमारी सरकार थी ना, उसकी बड़ी प्रॉब्लम थी। वो कहती थी कि तुम्हें धंधा करना है परमिशन लो, धंधा बढ़ाना है परमिशन लो, मशीनरी डालनी है परमिशन लो, मशीनरी हटानी है परमिशन लो। वही बात है ना, सब तू ही कर ले, मैं ड्रीम इलेवन पे टीम बना लेता हूँ। सारे के सारे जितने भी हमारे यहाँ पे धंधे वाले थे सब भाग गए, बोले छट नहीं करना यहाँ पे, क्या है ये, बोले हम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पोपट है, यहाँ सारे काम जो सरकार ही कर रही है। तो क्या किया गया, बोले काम करो, एक्सपेंशन कर सकते हो, अपने काम कर सकते हो। यहाँ पर आरबीआई को बोल दिया कि तू हट जा, चलने दे। यहां पर क्या बोल दिया गया, तुझे नई जगह पे जाना है तू जा, तुझे बढ़ाना है तू बढ़ा, तुझे नई ब्रांच खोलनी है तू खोल, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन बैंक्स वर नाउ गिवन फ्रीडम to set up new branches and rationalize existing branches without any approval from RBI। RBI से अप्रूवल लेने से पहले बैंक जो है वो अपनी ब्रांचेस को खोल सकती है, रेशनलाइज कर सकती है, सेटलमेंट कर सकती है, यहां से उठा के वहां ले जा सकती है, एक नई जगह ब्रांच खोल सकती है। कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी होती है, उसको उस फॉर्म फिलिंग को करने के बाद आप आराम से नई ब्रांच खोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। अब क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था ना, वहां पर लोगों का इंटरेस्ट जगने लगा, बाहर की पब्लिक भी आने लगी क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को बढ़ा दिया गया। यहां की पब्लिक को भी लालच आया, अरे यार अब तो प्राइवेट भी खोल सकता है, और बहुत सारे ऐसे बैंक खुले जिनके थ्रू हमारा काम इजी हो गया। ये लिबरलाइजेशन हमारी सरकार ने किया था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा फिस्कल रिफॉर्म, यानी कि टैक्स रिफॉर्म। टैक्स जो है ना वो बचपन से कीड़े करता है, टैक्स जो है वो बचपन से ही कीड़े करता है। मतलब बहुत पुराने समय से हमारे जो टैक्स है ना उसका बर्डन बहुत भारी पड़ता है। टैक्स बेसिकली पता 2 प्रकार के होते हैं, हमारे महानुभाव जिनको नहीं पता, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट आपसे लिया जाता है, भाई ला टैक्स दे, आपके बैंक से निकाला जाता है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि आप कोई सामान खरीदते हो, वो सामान खरीदने पे आप ऑटोमेटिकली उसके एमआरपी में एक टैक्स दे चुके हो, वो टैक्स शॉपकीपर के पास जाता है और वो जमा कराता है। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्टली सरकार को जमा करा रहे हो, इनडायरेक्ट में आपका जीएसटी आ जाता है। अब देखो, सरकार ने ये सोचा कि भाई साहब हमने इंडस्ट्रीज को सुधार दिया, ठीक है, बैंक को सुधार दिया,
पर ये सब करने से हमें क्या फायदा हुआ? अल्टीमेटली अभी भी अगर लोग अपनी कमाई को शो नहीं करेंगे, वो नहीं बताएंगे कि वो कितना कमा रहे हैं, तो हमारे को क्या फायदा होगा? हमारी जीडीपी कैसे बढ़ेगी? तो यहां पर सरकार ने दिमाग लगाया कि ये पकड़ो कि सरकार के जो टैक्सेशन सिस्टम है उससे पब्लिक को दिक्कत क्या है। तो हमारे पास ये निकल के आया, क्योंकि भाई साहब सोशल मीडिया था नहीं उस समय, था नहीं टिक टिक टिका टिक टिक टिका, ठीक है, हमारे उस समय था नहीं अपना सोशल मीडिया। तो यहां पर सरकार ने क्या सोचा, सोचो भाई क्या करे, उन्होंने कहा कि इस टैक्सेशन के प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई कर दो कि बच्चा बच्चा समझ जाए। अभी जो चच्चा चच्चा भी नहीं समझ पा रहे थे, बच्चा बच्चा भी समझ पाएंगे। क्या? पहले जो चच्चा भी नहीं समझ पा रहे थे, अब बच्चा भी समझ पाएगा। यानी कि टैक्सेशन के जितने भी सिस्टम है उनको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया। अरे बड़ी आराम से टैक्स को समझना है, देख 10 मिनट में तू टैक्स का पूरा समझ जाएगा, 15 मिनट में तू कैलकुलेट कर सकता है कि तुझे कितना टैक्स देना। डरने की क्या बात है? टैक्स से डर लगता है तेरे को, देख समझ जा। हमारी फटती किससे? जो चीज हमें समझ नहीं आती। हमारी फटती किससे? जो चीज हमें समझ नहीं आती। अगर वो चीज आपको समझ में आ जाए, डरोगे क्या? डरोगे क्या? नहीं डरोगे। अरे काय का डरना, काय का डरना, हमें तो आ गया। ठीक है, तो यहां पर सरकार ने क्या किया, अपने टैक्सेशन के प्रोसेस को इजी, थोड़ा सा शायद खो गया होगा ये, टैक्सेशन के प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया। मतलब इजी, कोई भी समझ सकता है कि किसे टैक्स देना है। ठीक है, अगली चीज सरकार ने ये की, हमारा जो डायरेक्ट टैक्स आता है उसकी रेट को थोड़ा सा कम किया। पहली बार भाई साहब, हमारी सरकार जनरली बढ़ाती है, पर अभी बोले फटी पड़ी है 1991 में, तो सरकार ने टैक्सेशन की रेट को, बहुत रेयर, बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि सरकार डायरेक्ट टैक्स को या टैक्सेशन की रेट को रिड्यूस करे, पर सरकार ने बहुत रेयर वाली काम यहाँ पर कर दिया और डायरेक्ट टैक्स की जो रेट है उसको कम कर दिया गया। अच्छी बात है। ठीक है, साथ साथ सरकार ने जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। पहले क्या होता था, यहां पर टैक्स जो होता था ना उसके नाम पर लूटा जाता था। आप लोग भी देखते होंगे कि टैक्स के नाम पर भाई साहब, पहले जीएसटी से पहले, तुम तो जीएसटी वाले लोग हो, हमारे जो समय होता था ना, एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया, रेस्टोरेंट टैक्स लगा दिया, फलाना टैक्स लगा दिया, डिम का टैक्स लगा दिया, 10 रुपए का सामान 17 रुपए का टैक्स, कंफ्यूज। अब आदमी को भी समझ में नहीं आता था कि बोले क्या है, क्योंकि टैक्सेशन का सिस्टम सिंप्लीफाई नहीं था। तो सरकार ने क्या बोला, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको थोड़ा सा उतना सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, यहां पर सरकार ने क्या किया, नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज को एस्टेब्लिश किया, जिसके थ्रू आप एक नॉर्मल, एक स्टैंडर्डाइज टैक्स की रेट जो होगी वो चलेगी आपके यहां पर। ठीक है, पर अभी भी उस चीज को बदल दिया गया, क्योंकि पहले भी क्या था, ये रेट तो चल गई पर 10 तरीके के टैक्स थे। अब बोले रेट तो सेम है भाई साहब, पर ये वाला टैक्स भी आपको देना है। आप लोग कंफ्यूज, भाई ये हम क्यों दें? बोले देना तो पड़ेगा। बोले साहब लाइट लगी है इसलिए रेस्टोरेंट है, ढाबे पर बोले लाइट लगी है भाई साहब इसलिए रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट वाले उसमें पढ़ लो भाई साहब, लाइट लगी हो आपके 4 दीवारें तो आपका रेस्टोरेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर सरकार ने 2016 में इसको और आगे चेंज कर दिया, और आप लोग जानते हो कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इंप्लीमेंटेशन किया गया। ठीक है, इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो भाई साहब टैक्सेशन के फॉर्मेट ने सरकार ने ये वाला काम किया। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो मैंने ये सोचा, मैंने पहले सोचा था कि भाई साहब 3 टुकड़ों के अंदर, इस वीडियो को 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ तो बड़े आराम से टूट जाएगी यार, कोई दिक्कत है क्या, बड़े आराम चुटके में। फिर मैंने सोचा कि यार 3 टुकड़ों में छोड़ूंगा तो हर वीडियो में इंट्रो, हर वीडियो में हटाने वाला काम, हर वीडियो में अपनी बात, हर वीडियो में मेरे लाइव कोर्सेज के बारे में बताना। मैंने कहा बड़ा लंबा हो जाएगा, बच्चे का टाइम खराब होगा। मैंने कहा चलो 5 मिनट एक्स्ट्रा ही सही, पर ये वाला टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त कर दे, तो इसको 2 टॉपिक को और अपन यहीं पे एंड कर देंगे। अगला आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अब भाई फॉरेन एक्सचेंज सबको पता है कि हमारी करेंसी किस रेट पे दूसरी करेंसी से बदलेगी। मेरे को पता है, बचपन में बड़ा इंटरेस्ट आता था फॉरेन एक्सचेंज को लेकर। मेरे को ऐसा लगता था ओहो क्या मजेदार चीज है। मैं बोलता था यहाँ कमाओ, इससे अच्छा है बाहर जाके कमाओ। यहाँ 72 रुपए कमाने पड़ेंगे और बाहर जाओगे बोले $1 कमाया, 1 रुपया कमाया, खेल हो गया। फिर बाद में समझ में आया कि जितना आपको 72 रुपए कमाने में मेहनत लगती है उतनी आपको $1 कमाने में मेहनत लगेगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, चुपचाप आया, बोले इंडिया में आओ, यूट्यूब चैनल खोलो, इकोनॉमिक्स एंड टिप्स के नाम से चुपचाप बैठ के पढ़ाओ ये वाला काम ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यहां पर हमने फॉरेन एक्सचेंज के अंदर सरकार ने क्या काम किया। सरकार को एक चीज समझ में आई कि लोग जो है ना वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लोग जो है इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंडिया की सरकार ने पहले ही पूरी दुनिया में इस चीज को प्रमोट कर दिया कि भाई साहब आप दूर रहो, हम अपने आप देख लेंगे। तो ना बाहर का मैटर नहीं है, घर का मैटर तो हम अपने आप संभाल लेंगे। यानी कि हम लोगों ने ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक ट्रेड को प्रमोट किया था, इंटरनेशनल ट्रेड को बंद कर दिया था। आप लोग सभी जानते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट, कि सरकार ने बोला था कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, सारा सामान यहीं बनेगा और यहीं चलेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को लेके आने की वजह से हमारे जितने भी बाहर के लोग थे ना, मतलब आउट ऑफ इंडिया से जो इन्वेस्टर यहाँ आने वाले थे, जहां पर पैसा लगाने वाले थे, यहाँ पर धंधा करने वाले थे, सबकी थोड़ी सी फट गई। बोले नहीं यार,
इंडिया में करने का कोई मतलब नहीं है। बोले सारे काम वहां सरकार संभालती है, तो हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? सरकार के दिमाग में ये बात टन गई कि बोले हाँ बात तो सही है। तो सरकार ने पहली बारी इवेंचुअली डिवैल्यूएशन कर दिया रुपीस का, मतलब रुपीस को गिरा दिया, रुपीस को तोड़ दिया। रुपीस को तोड़ने का मतलब है कि सरकार ने, जब सरकार अपने हाथों से मतलब इच्छा स्वरूप सरकार रुपीस की वैल्यू को डेप्रिशिएट करती है, उसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। तो सरकार ने यहां पर रुपीस का डिवैल्यूएशन करा। डिवैल्यूएशन करने से फायदा क्या हुआ? जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। $1 इक्वल टू 62 है और $1 इक्वल टू 68 है। इसको हम कहते हैं डिवैल्यूएशन। यानी कि पहले बंदा आता था $1 लगा के, तो वो 62 रुपए का माल ले जाता था। अब वही बंदा आएगा $1 लगा के, वो 68 रुपए का माल ले जाएगा। यानी कि बाहर के लोगों को थोड़ा सा फायदा देखने लग गया। बोले यार 6 रुपए का फुकट माल। अब भाई साहब आदमी इंडियन सेल के नाम से नहीं भागते, सब भागते हैं, सारे भागते सेल के नाम से। बोले 6 रुपए का फुकट माल भारत में, चलो भारत। तो यहां पर सरकार ने क्या किया, जान करके इच्छा स्वरूप ही अपनी रुपीस का डिवैल्यूएशन किया, ताकि बाहर से ना लोग जो है ना इंडिया के अंदर आना शुरू करे। अगला काम था हमारे यहां पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाना शुरू करा। हम लोगों ने पहले पढ़ा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम मैक्रो इकोनॉमिक्स में, फॉरेन एक्सचेंज में, जहां पर डिमांड और सप्लाई जो होती है ना, वो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिफाइन करती है कि भाई साहब जिसकी डिमांड ज्यादा है उसकी रेट अच्छी है, जिसकी सप्लाई ज्यादा है उसकी रेट फीकी है। और जहां पर ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है तो मैनेज फ्लोटिंग का इस्तेमाल करके सरकार वहां पर उसको रोक देगी। तो अब तक जो सरकार थी वो एक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करती थी कि भाई साहब नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रेट इतनी रहेगी क्योंकि हम ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे, बाहर से माल ही नहीं मंगा रहे हम लोग, तो बोले उतनी की उतनी रहेगी। अब क्या हुआ, सरकार ने बोला कि बोले ऐसे कोई दिमाग नहीं लगाएगा, यहां पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम लेकर आओ। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम का मतलब कि यहां पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही सारी चीजें बदलेंगी। अब क्या हुआ, जब ये सारी चीजें बदलने लग गई ना, सारे के सारे इन्वेस्टर बोले भारत चलो बेटा। भारत में क्या है, भारत में जनता है। क्या है, जनता है। और अब तो सरकार की कोई नहीं सुनता है। भारत में क्या है, जनता है और सरकार की कोई नहीं सुनता है। बोले अब भारत में हम आते हैं और जम के व्यापार करते हैं। और उस समय बहुत सारी कंपनी जो है भारत के अंदर आई और उन लोगों ने अपने आउटलेट्स इंडिया में खोलने शुरू कर दिए। ऑटोमेटिकली बाहर से पैसा आ गया। आखिरी जो काम किया सरकार, इसी के अंदर चलो पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि सरकार ने और भी कुछ काम किया। यहां पर कोटा सिस्टम को रिड्यूस कर दिया। कोटा सिस्टम आप सभी जानते हैं। देखो पहले समझना है इस चीज को। हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, सरकार ने सबसे पहले देखो जितने भी अपने फॉरेन एक्सचेंज हैं उनको थोड़ा सा डाउन कर दिया। क्या बोला, बोले यार थोड़ा सा आराम करो, कोई बात नहीं, गिरे तो गिरे। वो कहते हैं ना झुकने से आदमी छोटा नहीं हो जाता, झुकने से आदमी की हाइट और लंबी हो जाती। सरकार ने इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करा। सरकार ने क्या बोला, थोड़ा सा झुकेंगे, थोड़ा सा झुकेंगे, पर भाई साहब इतना लंबा चलेंगे ये देखता रहेगा। और आज भारत को हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि ये इंडिया है, यहां से भिड़ना नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर हम आ गए ना तो यहां की जनता ऐसी है कि रातों रात आपको माथे पे भी बिठा सकती है, क्योंकि हम लोग मेहमान को भगवान मानते हैं। और अगर ज्यादा बकवास करी ना तो अगली सुबह वापस घर भेजना भी जानती है, क्योंकि मेहमान तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो कदरदान की इज्जत करे। तो यहां पर सरकार ने थोड़ा सा झुकने का काम किया कि बोला हम चला लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। सरकार ने व्यापार के अंदर थोड़ा सा और आसान किया। उन्होंने क्या बोला, भाई यार व्यापार वाले जो लोग हैं, जितने व्यापारी हैं ना, उनको थोड़ा सा फायदा दो, डायरेक्टली फायदा दो। डायरेक्टली फायदा का मतलब क्या है, हम लोगों ने इनडायरेक्टली तो उनको फायदा दे दिया, फाइनेंशियल सेक्टर में भी फायदा दे दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी फायदा दे दिया, फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में भी फायदा दे दिया, ठीक है। पर अब बोले इनको डायरेक्टली फायदा दो। डायरेक्टली फायदा देने के लिए यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने पहले बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखे थे। सामान अंदर लाना है भर के टैक्स, बाहर बेचना है टैक्स, यहां पर काम करना है टैक्स, कौन कौन सा सामान लाना है हम बताएंगे। यानी कि हमारे यहां पर बहुत हेवी टैरिफ चलता था और कोटा सिस्टम चलता था। कोटा सिस्टम सबको पता है, व्हाट इज कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम का मतलब होता है कि हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कितना प्रतिशत आउटपुट जो है ना वो इंपोर्ट होगा, ताकि क्या होगा, इससे बाकी बचा हुआ जो भी आउटपुट है वो भारत में ही बनेगा। भाई साहब अब भारत में सामान बनता ही नहीं था। बोले क्यों नहीं बनता, अरे बना लेंगे। आप देखते होंगे अपने पड़ोस में दुकानदार है भाई साहब, 25 साल से दुकान चला रहा है, चेंज करने पे क्या किया, जिस पे वो गल्ले पे रखता ना उसका कपड़ा बदल दिया, ले हमने इंप्रूवमेंट कर दिया। ऐसा टू बिल्कुल एज इट इज वहीं रखा हुआ है। अगर मैं उसके सामने एक और दुकान खोल दूं, हर 15 दिन में इंटीरियर चेंज, क्या होगा, 1 महीने में वो बंदा चल जाएगा। बोले यार ये तो बदलता जा रहा है, भाई साहब मुझे भी अपना धंधा बदलना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ, क्योंकि हमारे यहां पर कंपटीशन नहीं था,
तो टेंशन थी। हमारे यहाँ पर कोटा सिस्टम लगा हुआ था, सरकार ने कहा अरे करते रहो, तुम करो, हम बाहर से नहीं आने देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से बाहर के जितने भी लोग थे वो इंडिया में नहीं आते। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो सोच रहे थे कि हम तो ऐसे चल जाएंगे, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है भाई साहब, हमारा माल तो खरीदना ही पड़ेगा। जब खरीदना ही पड़ेगा तो साम दाम दंड भेद कुछ भी कर ले, अल्टीमेटली तो आना तेरे को मेरे पास ही है। तो सरकार ने दिमाग लगाया, बोले इसको कैसे सुधारा जाए, घर के व्यक्ति को कैसे सुधारा जाए। बोले एक ही इलाज है, टॉपर लिया। अबे टॉपर नहीं, टॉपर लिया मतलब तुम्हें पढ़ाई के लिए कैसे मोटिवेट करें। बोले एक ऐसा बंदा तुम्हारे सामने रख दो जो कि पढ़ने में होशियार हो, जो दिन में 10 बार पढ़ेगा। क्या होगा यार, चीज ज्यादा ही नहीं पढ़ रहा है, इसको भी वही एग्जाम देना जो मेरे को देना है। मैं यार बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा हूँ, ये 4-4 घंटे 6-6 घंटे पढ़ रहा है दिन में। क्या होगा, अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा सा डुक 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 होने लग जाएगी। और आपको पता चल गया भाई साहब ये 90 लाएगा, मैं 40 लाऊंगा। अच्छा बहाना भी नहीं मार सकता कि भाई साहब कोरोना आ गया था, भाई साहब पढ़ने का टाइम नहीं मिला। घर वाले क्या बोलेंगे, बोले ये भी तो तेरे साथ ही था, ये भी तो उसी समय पढ़ रहा था, ये भी तो तेरे साथ जग रहा था, ये भी तो तेरे साथ सो रहा था, अब बता। बहाना भी नहीं मार सकते। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप लोग भी पढ़ना शुरू कर दोगे। तो यहां पर सरकार ने क्या किया, बोला एक काम करो, कोटा को हटाओ, हटाओ कोटा सिस्टम को, जितना कम कर सकते हो उतना कम कोटा सिस्टम करो। बाहर से सामान मंगाना है मंगाओ, कैपिटल गुड्स मंगाने मंगा लो, जितने मंगाने हम कुछ नहीं बोलेंगे। यहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, सामान बाहर भेजना है, चलो हटाओ, भेजो, जितने में बनाया उतने में भेजो सामान, ठीक है। रिमूवल कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को बिल्कुल हटा दिया, बोले हटा दे कुछ समय के लिए, भेजने दे इनको सामान जितना बाहर बेचना है। जहां बाहर से सामान मंगाना है ठीक है मंगा ले, टैक्स तो लेंगे भाई, सरकार अपनी कमाई नहीं छोड़ेगी। बोले ठीक है, पहले 10 रुपए लेते थे अब 2 रुपए लेंगे, पर चल हटा तू भी आ, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, आपकी इंपोर्ट ड्यूटी भी बहुत रिड्यूस हो गई। अब फायदा क्या हुआ, बाहर से बड़ी बड़ी मशीनें मंगाते जा रहे हैं लोग, यहां से सामान बना बना के बेचते जा रहे हैं लोग, बाहर के इन्वेस्टर यहां पर आते जा रहे हैं, यहां के इन्वेस्टर बाहर जाते जा रहे हैं। क्या हुआ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपका इतनी मोस्टली बढ़ गया कि क्या बोले, इंपोर्ट लाइसेंस। क्या हो गया भाई, डांस क्यों कर रहा है? तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग को यहां पर अबॉलिश कर दिया गया। इंपोर्ट लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंपोर्ट लाइसेंसिंग? भाई साहब इंपोर्ट बाहर से मंगाना है सामान, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जितनी बार मंगाना है उतनी बार लाइसेंस में अप्लाई करना पड़ेगा, जो सामान मंगा रहे हैं उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। भाई साहब टेंशन ही टेंशन, बोले रहेंगे मंगा ही नहीं रहा, सब काम तो ही कर ले, तो मैं क्या करूं। क्या हुआ, यहां पर इंपोर्ट लाइसेंसिंग को हटा दिया गया, नहीं बनानी हमें इंपोर्ट लाइसेंसिंग। आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ कुछ ऐसी वैसी चीजें होती है ऊपर नीचे की, जो तुम मंगाओ तो लाइसेंस लेना पड़ता है, वरना आप इंपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इजीली यू कैन इंपोर्ट गुड्स, बहुत आराम से आप गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बेटा जी, इजी है। तो ये आपका लिबरलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हमने सोचा एक ही वीडियो के अंदर समाप्त कर दें। अच्छा, जिन लोगों को है ना फास्ट फॉरवर्ड तरीके से और पढ़ना, तो हमारी पुरानी जो क्लासेस है उनके थ्रू पढ़ सकते हो। और साथ साथ बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल जैसे ही आया ना, आपकी पढ़ाई की एस्टेस हो गई। आप कितनी भी कोशिश कर लो, पर पूरा भारत आज, पूरे भारत के स्टूडेंट्स आज पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते जा रहे हैं। और यहां रही गई जो बची कुची कसर है ना, वो बची कुची कसर शायद आप लोग देख रहे होंगे कि जो इधर उधर के लोग हैं वो खत्म कर देते हैं। आप पढ़ने में वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं हो, और मैं आपको बोल दूं कि भाई साहब तू एक काम कर, 4 पेज पढ़ जा और तू टॉप कर जाएगा, तो क्या होगा, शायद कुछ दिनों के लिए आप झूठी उम्मीद बांध लोगे, कुछ दिनों के लिए आप झूठी उम्मीद बांध लोगे। हमारा एक ही मोटिव है, इकोनॉमिक्स और टिप्स अकाउंट्स अड्डा, इन दो का एक ही मोटिव है कि हम जिस भी बच्चे को यहां पर पढ़ाएंगे उसको पूरा पढ़ाएंगे, शुरू से लेकर एंड तक पढ़ाएंगे। यहां पर हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर, आपको पहली बार यहां पर हो रहा है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ, इंडिया के जितने भी बड़े एजुकेटर्स हैं उन सबके साथ मिलकर हम यहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इंडिया के हजारों बच्चों के साथ मिलकर आपका कंपटीशन कराते हैं। यहां पर आपको सारी की सारी फैसिलिटी जो कि आपको अपने पड़ोस के कोचिंग सेंटर में मिलती है, उससे बेहतर फैसिलिटी आपको हम यहां ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आपको 4 घंटे दूर नहीं जाना किसी एक बेहतर टीचर से पढ़ने के लिए। इंडिया के सबसे बड़े टीचर आपके घर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, या आपका मतलब है कि आपके फोन में आएंगे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। यहां पर मैं खुद नहीं हूं, मैं खुद मतलब सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे साथ इंडिया के सबसे बड़े टीचर हैं। यानी कि अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है ना, तो मैं तो पढ़ाता ही हूं, मेरे साथ साथ 10 लोगों की टीम और बैठी है पीछे जो कि आप लोगों को पढ़ाती है। अगर कोई टॉपिक है जो मेरे से समझ में नहीं है, अगर कोई टाइम है जो मेरा नहीं बैठ रहा है आप लोगों के साथ, अगर कोई ऐसा टाइम है जहां पर मैं पढ़ाता हूं और आप लोगों का स्कूल रहता है, या आप नहीं पढ़ पाते हो, या तारक मेहता देखते हो, उस समय
अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो 1 घंटे बाद किसी और टीचर की लाइव क्लास आपको मिलेगी जहां पर वो आप लोगों को पढ़ाएगा। यहां पर हम उस सारी बाउंडेशन को खत्म करना चाहते हैं जो कि आज ऑनलाइन वर्ल्ड ने पैदा कर दी हैं। उन बाउंडेशन को खत्म करने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। यहां पर आपको मिलती है बेटा लाइव क्लासेस, लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज। आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है कि आप लोगों ने अब तक कितना पढ़ा, कितने टेस्ट दिए। यहां पर जो लोग 12वीं कक्षा की स्टार्टिंग में इन वीडियो को देख रहे हैं बेटा, आप लोगों के लिए सिंपल है कि आप क्लास 12 का डायरेक्टली कंप्लीट ईयर का सब्सक्रिप्शन यहां पर ले सकते हैं। 6 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ जितने भी आपको लेना हो वो यहां ले सकते हैं यूजिंग कोड गौरव जे, ताकि आप कॉमर्स की नो डाउट आर्मी में ज्वाइन हो जाओ। बेटा कोड कोई सा भी इस्तेमाल करो, 10% ऑफ सबसे मिलता है, पर ये वाला जो कोड है ये आपको मेरी नो डाउट आर्मी में इकट्ठा करता है, जहां पर हम 1200 टीचर की मदद से आप लोगों को इंडिया की टॉप नॉच एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और जो बच्चे अभी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो सकता है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 1-2 महीने में है, बेटा थोड़ा सा लंबा सोचेंगे अपन, थोड़ा सा फायदे की सौदा करेंगे अपन। यहां पर आप लोगों के लिए हम पहली बार भारत के अंदर फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम यहां पर लेकर आए अनअकैडमी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आपके कहने पर आया बेटा। ये सब्सक्रिप्शन ऐसा है जिसके अंदर अगर आप कक्षा 11वीं में हो तो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप 11th प्लस 12th प्लस सीए फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट, ये चारों के चारों बैचेस आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे। अगर आप कक्षा 12वीं में हो तो 12वीं प्लस फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट, इस तीनों की तीनों चीजें आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। तो जो बच्चे भी 2 महीने बाद बोर्ड एग्जाम देंगे ना बेटा, अगर आपको सीए करना है तो आप लोगों के लिए 12th प्लस फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट तीनों एक सब्सक्रिप्शन आपको इन वन सब्सक्रिप्शन इकट्ठा करके हम आपको प्रोवाइड करा दें, यानी कि कस्टमाइज सब्सक्रिप्शन का पोर्शन हम यहां पर अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपको ये सब्सक्रिप्शन लेने, देखो सीधी सी बात है यार, अगर आपको सीए करनी है ना तो आपको 12th के जज्बा तैयारी करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि 12वीं जो बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है वो 12वीं के बाद कहीं भटके, वो ऐसा सोचे कि सर अब 12वीं तो कर ली आपसे, अब आप बताओ सीए कहां से करनी है। तो मैं इसलिए 12वीं से पहले आपको सीए की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पर अनअकैडमी सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के अंदर भी आपको मेरे साथ मिलकर हजारों टीचरों की टीम हम लोगों ने यहां पर इकट्ठी करी है, जो कि आपको फाउंडेशन क्लियर करवाएगी, इंटरमीडिएट क्लियर करवाएगी। ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है बेटा। अगर आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो 12 महीने, 2 साल का लेना चाहते हैं क्योंकि बेसिकली अगर आपको इंटरमीडिएट तक जाना है तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए बेस्ट है। आप जैसे ही कोड लगाओगे गौरव जे का, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि यहां पर ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये सबसे ज्यादा सेलिंग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बन चुका है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कि सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कि सब्सक्रिप्शन को ले रहे हैं, खुशी से बोल रहे हैं कि सर मजे आ गए, आपने इतना बड़ा काम कर दिया। यहां पर हम 12वीं के साथ साथ फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का कोर्स भी पढ़ पा रहे हैं जस्ट बाय 1 क्लिक। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन गौरव जे का आप कोड लगाएं, यहां पर आपको 10% ऑफ मिलेगा और मेरी नो डाउट आर्मी में आ जाओगे। 12वीं के अंदर फाउंडेशन के अंदर ऐसे टीचर्स से आप लोगों को मिलवाऊंगा ना, देख के बोलोगे सर आपने मजे करवा दिए। और जो लोग सिर्फ 12th का लेना चाहते हैं बेटा, सिर्फ 12th का सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। इफ यू वांट टू टेक 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, जिसमें 11वीं और 12वीं दोनों इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो फटाफट से जाओ और अभी सब्सक्रिप्शन को ले लेना, क्योंकि जितना आप देर करोगे उतना रह जाओगे। और यहां पर एक पता है, एक बहुत बड़ा फायदा मैं यहां पर गिनाता हूं। यहां मैं नहीं हूं, या सीधी भाषा में बोलूं, यहां सिर्फ मैं नहीं हूं, यहां मेरे साथ 1200 टीचर हैं। आप किसी एक कोर्स के लिए पे नहीं कर रहे हो, आप 4000 कोर्सेज के लिए पे कर रहे हो, जहां पर अलग अलग तरीके से हमने बंडल अप कर रखा है। कभी इस टीचर के साथ बंडल करके एक कोर्स बना रखा है, कभी 4 टीचरों का इकट्ठा बंडल अप करके कोर्स बना रखा है, जहां एक टीचर डाउट सॉल्विंग कराता है तो दूसरा टीचर पढ़ाता है। अकाउंट्स का ऐसा कोर्स चल रहा है जहां पर मैं थ्योरी पोर्शन कराता हूं, दूसरे पलाश जावा सर है वो न्यूमेरिकल पोर्शन कराते हैं। टैप टू टैप चल रहा है, सुबह थ्योरी शाम को न्यूमेरिकल। इस तरीके से हम लोग कोर्स बनाते हैं और उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो सारे के सारे कोर्सेज सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों के लिए ओपन हो सकते हैं। आप लोगों से मिलते हैं बेटा अगली क्लास के साथ। Till then guys, keep on watching. Good night, bye bye. Namaskar.